के लिए कुल मिलाकर देखिए पुलिस की ओर से पूरी चौकसी बरती जा रही है ताकि किसी भी तरीके से एक बार फिर वहां पर अशांति का माहौल देखने को ना मिले। और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। एसआईआर को लेकर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक अहम सुनवाई। सीएम ममता बनर्जी ने प्रार्थना पत्र दिया, खुद केस लड़ने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की मांग ममता बनर्जी की ओर से 2026 विधानसभा चुनाव पुरानी मतदाता सूची के आधार पर हो, ये मांग है ममता बनर्जी की। लेकिन इसमें अहम खबर क्या है? अहम खबर यह है कि ममता बनर्जी ने प्रार्थना पत्र डाली है जिसमें यह कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई है, जो केस है, वो खुद लड़ेंगी। हालांकि क्या इसकी इजाजत दी जाती है ये भी देखना होगा। हालांकि ममता बनर्जी देखिए जिन्होंने लॉ की पढ़ाई तो की है और ऐसे में हालांकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वकालत की, लेकिन क्या इसके बाद उन्हें इजाजत दी जाती है जिस केस की खुद सुनवाई करने के लिए लड़ने के लिए, ये देखना काफी अहम रहने वाला है। बिल्कुल पुनीता, और अपने आप में बड़ा ही अनोखा मामला है। किसी प्रदेश के मुखिया का खुद केस लड़ने का ये मामला अपने आप में अनोखा निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी कमर कस ली है, उन्होंने ये ठान लिया है कि वो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से अपनी लड़ाई जारी रखेंगी और खुद उन्होंने इसी कड़ी में अपना केस लड़ने की इच्छा जताई है। एक प्रार्थना पत्र, एक लेटर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है और उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें अनुमति दी जाए, कि उन्हें खुद से अपना केस लड़ने की अनुमति दी जाए। ये इस बीच तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संभव, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से अगर बात एसआईआर को लेकर करें तो एसआईआर पर रार लगातार बनी हुई नजर आ रही है और इस बीच ममता बनर्जी ने यह कहा है कि ये प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि वो अपना केस खुद लड़ना चाहती हैं। ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आइटम नंबर 37 में सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अगुवाई खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। 3 जजेस की बेंच कुछ ही देर में इस मामले को सुनेगी, क्योंकि जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है, अभी मैं बिल्कुल अंदर से ही आ रहा हूं कोर्ट नंबर 1 से, स्थिति देखते हुए ममता बनर्जी खुद वहां पर मौजूद हैं। बड़े वकील मौजूद हैं, भारत सरकार के भी बड़े वकील मौजूद हैं, जैसे कि राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अपनी बात रखते हैं, अपने सबमिशन रखते हैं, वो मौजूद हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे पक्ष की बात की जाए तो दिग्गज वकीलों में जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो मौजूद हैं। और ये तमाम चीजें कोर्ट नंबर 1 की मैं बता रहा हूं और साथ ही साथ एक सीक्वेंस बता दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सीक्वेंस के अनुसार होती है और सीक्वेंस में ये आइटम नंबर 37 है और नॉर्मल सीक्वेंस के अनुसार चला जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी लगभग 11:15 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। उसके बाद वो हाई सिक्योरिटी जोन में अंदर एंटर हुई और अब कोर्ट रूम में मौजूद हैं। ये रही सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जानकारी। अब बाहर की मैं जानकारी के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सुधीर जी से कि दिखाएं जरा स्थिति यहां पर ग्राउंड जीरो पे क्या है। ऐसे विजुअल्स आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से नहीं देखने को मिलते, लेकिन हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहां साफ देखा जा सकता है। मैं गेट नंबर C के बाहर से इस समय रिपोर्ट कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल एसआईआर का मामला एक बहुत क्रूशियल मामला। बिहार के एसआईआर के बाद अब पश्चिम बंगाल का एसआईआर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इलेक्शन बाउंड स्टेट उसे कहा, उस अभी पश्चिम बंगाल है और वहां चुनाव होने को है। ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और तमाम सवालों के जवाब भी इलेक्शन कमीशन राकेश द्विवेदी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है वो सुप्रीम कोर्ट में देते हुए दिखे थे पहली सुनवाई में। लेकिन जिस इंटरवेंशन एप्लीकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी कॉपी हमारे पास है, 3 पन्नों की एप्लीकेशन, जिसमें ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मेरे लिए मुझे आर्ग्यूमेंट करने का मौका दिया जाए, मुझे सबमिशंस रखने का सुप्रीम कोर्ट में मौका दिया जाए। और मैं एक बात और दर्शकों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जो सबमिशंस होते हैं वो पॉलिटिकल स्पीच या जिस तरह से जनता से बात की जाती है उससे थोड़ा हटके होते हैं। कानून का ध्यान रखना पड़ता है, एक डेकोरम है भारत की अदालतों का, उसका ध्यान रखना पड़ता है। शब्दों की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखना पड़ता है। भाषा का चयन करना पड़ता है कि आप किस भाषा में आर्ग्यूमेंट करेंगे, तमाम चीजें। तो ये पूरी उम्मीद है एक तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ममता बनर्जी पहुंची तो एक तरह से जो पॉलिटिकल पिक्चर, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जो उन्होंने देने की कोशिश की वो दिख रही है, और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है हमने वो दिखाई, और कुछ ही देर में एक क्रूशियल अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका अंदेशा है और इसके चांसेस भी अच्छे खासे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पश्चिम बंगाल की सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अलाउ करें और उन्हें सबमिशन रखने दें, क्योंकि इससे पहले जब बिहार एसआईआर की हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब कोर्ट नंबर 1 में, तो योगेंद्र यादव जैसे लोगों को भी जो सोशल एक तरह से कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको भी बात रखने का मौका दिया गया था। और यह भी कई बार देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देता है आपकी अपनी मातृभाषा में बात रखने के लिए, क्योंकि महत्व है केस का, महत्व है जो आप कहते हैं उसका, महत्व है सबमिशंस का, और इस वजह से यहां पर इसके हाई चांसेस हैं कि ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करें। और जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे थे वो भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं विजुअल्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, दिखाते रहे यहां पर जो स्थिति अभी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, उसके विजुअल्स भी मैं दर्शकों को कहूंगा देखें इस समय कि सुप्रीम कोर्ट में क्या किस तरह के विजुअल्स हैं। ये सामने एकदम कोर्ट नंबर 1 है जहां पर ये हियरिंग होनी है, और बाहर बिल्कुल गेट नंबर सी है, 2 सिक्योरिटी की लेयर्स हैं, एक हाई सिक्योरिटी जोन है जो एकदम अंदर होता है, जहां पर आमतौर पे जर्नलिस्ट भी बैठते हैं, हम लोग वहीं से हियरिंग सुनते हैं, और उसके बाहर का ये जो एरिया है यहां पर पूरी मीडिया है और बाहर भी सिक्योरिटी है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो महिला पुलिसकर्मी इस बार गेट नंबर सी, गेट नंबर डी, गेट नंबर बी, ये 3-4 गेट्स पे दिखे। और देखिए ये एरिया अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मेरे बाईं तरफ भारत मंडपम है और ज्यादा दूर पर इंडिया गेट भी नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट भी पास में है, तो एक तरह से पूरा ही एरिया, और पीछे आईटीओ है, तो गाड़ियों की संख्या तादाद ज्यादा है, एक तरह से जाम की भी थोड़ी स्थिति है, लेकिन कोर्ट नंबर 1 खचाखच भरा हुआ है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मैटर को प्रीपोन नहीं किया, मतलब पहले नहीं सुना, बिल्कुल आइटम्स के अनुसार ही चल रहे हैं, तो उम्मीद है कि लगभग 1 बजे के आसपास ये मामला सुनवाई को आए। लेकिन ये फिर मैं कहूंगा कि ये क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं, वही डिसाइड करेंगे कि किस समय मामला सुना जाएगा। तो हो सकता है पहले सुन ले, हो सकता है बाद में आराम से लंच के बाद सुने, 2 बजे सुना जाए, तो ये सब कोर्ट नंबर 1 की गति पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर निर्भर करता है कि वो मामला कब सुने। लेकिन मामले की संवेदनशीलता और वहां जो सबमिशंस होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पश्चिम बंगाल की ये वही मुख्यमंत्री है जब मुख्य न्यायाधीश खुद मौजूद थे पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते, और उनके साथ यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। तो उस समय जब उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने आह्वान एक तरह से किया था कि भारत का एक धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर मुल्क है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बोला था तो उन्होंने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि भारत की जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से आह्वान किया था कि इन सब चीजों को बचाना चाहिए, जो भारत का एक तरह की सेकुलर फैब्रिक है उसको बचाना चाहिए। और उस समय यूनियन लॉ मिनिस्टर भी मौजूद थे। लेकिन उसके अगले 2-3 दिन बाद ही जब पश्चिम बंगाल का एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए थे। और अब चूंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं, जो एसआईआर को हर मोर्चे पे ना सिर्फ सवाल कर रही हैं, क्रिटिसाइज कर रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पर सवाल उठा रही हैं, इलेक्शन कमीशन के पूरे प्रोसेस पर सवाल उठा रही हैं। और मैं आपको बता दूं यहां पर दर्शकों के लिए कि आर्टिकल 324 भारतीय संविधान का उसको इलेक्शन कमीशन को ये पावर देता है कि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने आप में स्वायत्त बॉडी है, और ऑटोनॉमी उसकी ये है कि वो इलेक्शन को फ्री और फेयर कराने का उसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इलेक्शन कमीशन की भी अपनी एक तरह से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में निकल के आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल मंच पर इस तरह की बात नहीं रख सकता। और देखिए काफी अहम हो